हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जानदार एवं शानदार होंगे। आप सभी को पता है कि शाम के बज चुके हैं 5 और एक शानदार यूपीजी के न्यू टॉपिक जिसमें उत्तर प्रदेश की एजुकेशन। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से हाँ मेरे साथ जुड़ जाएंगे। रागिनी कुमार जी हमारे साथ हैं और मीनाक्षी, लविशपाल जी, राज, केशपाल भैया, लव यू टू, ठीक है। और धर्मवीर कुमार जी, सुमित कश्यप, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। अंतिमा कुमारी हमारे साथ, साक्षी, गुंजन, गजेंद्र जी और मानसी। तो अब आपकी स्पीड हो गई है तेज, तो भैया अपने इस हम जो है टॉपिक को कर पा रहे होंगे स्टार्ट। पहली मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन, यहां से हर परीक्षा में हम उठाकर देखें, प्रीवियस ईयर को भी उठाकर देखेंगे तो एक क्वेश्चन हमें निश्चित तौर पर इस एजुकेशन से देखने को मिला है। तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश शिक्षा। ठीक है, कौन से प्रदेश की बात? उत्तर प्रदेश शिक्षा। चलो जी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे एकदम शानदार तरीके से। कुछ मेरे साथियों ने पहले कक्षा कर ली होगी, कुछ ऐसे होंगे जो आज पहली बार, ठीक है ना, इस उत्तर प्रदेश एजुकेशन वाले टॉपिक को पढ़ पा रहे होंगे। एजुकेशन, इस तरीके से आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन। आ रही है बात समझ में? कुछ मेरे साथी पहले और जी। तो अब चलते हैं। सर दो बार नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? तो ये तो खुशी की बात है, एक ओपन कर लो आप। उत्तर प्रदेश। सर किसी क्षेत्र अथवा समाज में मानव विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं देखूं कहीं भी या तो किसी क्षेत्र में चले जाएं या किसी भी समाज में, तो किसी भी क्षेत्र या मानव समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य ये व्यक्ति के जीवन के दो पहलू, दो मानक माने जाते हैं। बताया जाता है कि जिस क्षेत्र की शिक्षा जितनी मजबूत होगी उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र का मतलब कि सर्वांगीण विकास उतना ही संपन्न होगा। ठीक है ना? तो ये क्या दर्शाती? शिक्षा ही तो है। और शिक्षा किसी भी क्षेत्र, समाज अथवा राज्य की रीढ़ होती है। मतलब कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी राज्य हो या किसी भी समाज की रीढ़ होती है जिस पर राज्य का भविष्य टिका होता है। ठीक है ना भाई? शिक्षा, एजुकेशन पर ही तो राज्य का भविष्य या क्षेत्र या देश का भविष्य टिका होता है। ये शिक्षा, एजुकेशन एक रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ का मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, चलो, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान करते हैं। मतलब कि शिक्षित व्यक्ति ही देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो, आ रही है बात समझ में? अब बात क्या होगी सर जी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। अब मैं बात करूंगा 2011 की सेंसस से। उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट था, किसकी बात थी मेरे साथी? तो आप बता देना। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के जनगणना के अनुसार अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, कोई भी बता दो मुझे। साक्षरता दर मीन्स लिटरेसी रेट, किसकी बात होगी तो भैया जी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो यहां पर अनुष्का शर्मा कह रही भैया जी आप मेरा तो कितना कर देना, जो लिटरेसी रेट 67.7% था। अब इस लिटरेसी रेट में एक आप देखेंगे ये हो गई चलो भाई, और इस तरीके से एक तो मेल हो गए और एक हो गए फीमेल, एक तो मेरे साथी मेल और एक आपके बने फीमेल। अब पुरुषों की साक्षरता दर तो हम करेंगे सर जी 77.3%, मतलब कि पुरुष 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पुरुषों की जो साक्षरता दर थी उस वो कितनी थी, तो आप बता देना सर जी। पुरुषों की जो साक्षरता दर वो थी 77.3 और फीमेल की बात आई 57.2%। अब 77-3 57-2 की बात है तो हम इन दोनों में यदि डिफरेंस की बात करें, अंतर जो आया पुरुष और महिला में 20.1% का अंतर होगा। अब क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो 67.7, और यदि ये तो ओवरऑल प्रदेश की है, इसमें महिला पुरुष सब हैं। अब खाली पुरुष पुरुष पूछ ले तो आप 77.3 और फीमेल पूछी तो 57.2%। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। एक पॉइंट ये आप बता दो मुझे कि प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जनपद, ये आप जल्दी बताएंगे। प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद, प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन पहले बताएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन सी जनपद की है। प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद मेरे साथी, एक जनपद का नाम आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है सर, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर 80.1%। कितना? 80.1% इस प्रदेश की साक्षरता दर है। तो प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन सी जनपद की है, तो आप राइट करेंगे सर जी महाराज, तो आप गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा होगा? तो गौतम बुद्ध नगर होगा। अब न्यूनतम की बात, मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा, लेकिन न्यूनतम हमसे पूछा गया कि न्यूनतम, अब ये भी पॉइंट आप सभी को करना है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद। न्यूनतम साक्षरता दर जो होगी वो होगी श्रावस्ती की। न्यूनतम साक्षरता दर वो होगी मेरे साथी श्रावस्ती। और श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है 46.7%, ये आप एकदम राइट करेंगे। अब प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद हमसे पूछा गया गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती होगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है भैया जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता दर।
अब एक बार ये बता दो कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में, मतलब इकोनॉमिक जोनों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के विभिन्न, मतलब उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक, इकोनॉमिक जोन बोल देंगे ना, ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता दर, आर्थिक क्षेत्रों में क्या, साक्षरता दर। और साक्षरता दर मीन्स लिटरेसी रेट। साक्षरता दर का मतलब लिटरेसी रेट। ये आप बताओ जी। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता दर मीन्स लिटरेसी रेट। अब मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश को कितने साक्षरता होता है, पढ़े लिखे। अब ये भी बात दिक्कत है, साक्षर ना बोलते, पढ़े लिखे, उसे तो साक्षरता है भैया, ठीक है। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। अब प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में हमने बांटा, ये आप सभी को पता है। एक आपका होगा पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, भैया जी, हाँ जी मैंने पढ़ा, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र एकदम राइट करेंगे, मतलब कि पश्चिमी, वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन एक हो गया। एक सरची पूर्वी की बात होगी ईस्टर्न आर्थिक क्षेत्र। कौन सा, ईस्टर्न आर्थिक क्षेत्र, ये भी राइट होगा सर। एक मेरे साथी केंद्रीय मीन्स सेंट्रल, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे तो सेंट्रल आप एकदम राइट कर देंगे, सेंट्रल एकदम राइट कर देंगे। चौथा आप करेंगे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। सर जी ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देने होंगे। चलो जी, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र कि यदि हम देखो, उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, एक पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। अब यदि हम पश्चिम की बात करें, इसमें मैंने बताए थे 30 जनपद, इसमें 28 थे, इसमें 10 थे और इसमें 7 थे। तो पश्चिमी की बात आती 67.5% यहाँ की साक्षरता दर, भैया जी 67.5%। पूर्वी की बात आती है 67.4%, केंद्रीय 68.3%, बुंदेलखंड 69.3%, है ना। अब एक चीज, प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला क्षेत्र, ये तो सबसे कम, ये तो पूर्वी तो सबसे कम और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा। बुंदेलखंड में 7 ही जनपद हैं, तो ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप लिख देना कि उत्तर प्रदेश का, ये क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला इकोनॉमिक जोन कौन सा है, मीन्स आर्थिक क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड और सबसे कम पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, ये होगा जी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। लखीमपुर खीरी कौन से जोन में आएगा, तो पूर्वी में आएगा। ये पॉइंट आप सभी एक बार नोट कर लेंगे एकदम शानदार वे में। आ रही है बात समझ में ना। एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बता दो ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया या नहीं आया। ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए, एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। एक बार जी सर। अब आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखो भैया, जहां से क्वेश्चन बने और क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब मुझे एक हेडिंग आप डाल दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय की बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अब एक बात और बताओ कि प्रदेश में जो सेंट्रल है ना, हाँ सर जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या एकदम राइट कर दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये बताओ कि प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी होगी? आज इनके नंबरों की बात, तो नंबर आपसे पूछे कि प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी, तो आप करेंगे 6। सर जी मेरा तो आप 6 कर दो। 4 कह रहे हो मनोज कुशवाहा जी, ठीक है ना, 6 करना है। आ रही है बात समझ में? 6, 5 ना 6 करो तो 6 होंगी। अब 6 कौन कौन सी, उनकी विषय में हम पढ़ेंगे एक एक को। पहले तो मैं 6 लिख दूं, पहले तो चलो 6 लिख लो और फिर एक एक के विषय में हम पढ़ते चलेंगे। भैया जी एक आप कर लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा? तो आप राइट करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये पूछा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? एक बात। दूसरी बात, इलाहाबाद, दूसरी बात मेरे साथी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? एक हो गया भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक बात ये हो गई जी। चलो एक और आप करेंगे तीसरा, तीसरे पर आ जाओ सर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तीसरा आपका बना अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय एकदम राइट होगा। चौथा, चौथा आप कर दो भैया बाबा साहेब, बाबा साहेब या बाबा साहेब डॉक्टर, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये भी पॉइंट आप सभी को करना है। आ रही है बात समझ में? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक। सर इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई, एक और विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया। चलो जी एक और ये राइट विश्वविद्यालय बन गया। एक सर ये हो गया, चलो यहीं आ जाएगा राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विमानन, विमानन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये आप एकदम राइट करो। चलो जी अब मैं आपको बताऊं, ये आपका होगा बनारस का, तो वाराणसी में, बनारस वाराणसी बात तो एक ही हो गया। चलो जी इलाहाबाद, सर ये तो प्रयागराज में सुना था ना, है प्रयागराज एकदम राइट होगा। सर जी अलीगढ़, अलीगढ़ की बात, तो अलीगढ़ एकदम राइट, अलीगढ़ बताओ, बना दिया भी, बता भी दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ में, लखनऊ में। चलो जी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, झांसी एकदम करेक्ट। राजीव गांधी अमेठी है, अमेठी की जायस में। तो ये होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जेएनयू कहाँ है? ये दिल्ली में। बहन जी इतना ज्यादा दिमाग ना लगाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो लिख ही रहा है, ठीक है। चलो जी तो लिख रहा है वो, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने कह दी कि सर जी दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली में ही है और कहाँ होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप ये
लिख तो लेना दिया करो गुरुजी, बाद में लिखते रहना भैया। अब चलते हैं, पहला विश्वविद्यालय यहां पर हम डालेंगे BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय आप करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलो जी, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया, विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन है, ये सारी चीजें मेरे साथी यहां पर निकल कर आती हैं। पहली बात, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अवस्थिति, तो आप राइट करेंगे वाराणसी। पहली बात तो ये हो गया। ठीक है जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1866 में, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी करते चलो। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा एकदम राइट तरीके से। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले तो आप सभी को पता है, और सर अब चलते हैं वाराणसी में, ये होगा मतलब कि BHU बोल दो। पहले आप करेंगे BHU, आर्य बात समझ में ना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब ये पॉइंट आ जाओ भैया, ये कहां लोकेटेड है, लोकेटेड, ठीक है ना, लोकेटेड की बात तो आप राइट कर देना वाराणसी। ये कहां स्थित होगा मेरे साथी, वाराणसी में। चलो जी, एक बात तो ये। दूसरी बात, इस विश्वविद्यालय की स्थापना, एक पॉइंट और हमसे पूछा जाता है, स्थापना मीन्स एस्टेब्लिशमेंट। चलो जल्दी बता दो, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये राइट क्वेश्चन आप सभी को करना है, एस्टेब्लिशमेंट। तो आप करेंगे सर 4 फरवरी 1916। क्या फरवरी? 4 फरवरी 1916 को इस विश्वविद्यालय की हो गई स्थापना। 4 फरवरी 1916, हाँ सर जी, हाँ, 4 फरवरी 1916 को विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। दूसरी बात, इस विश्वविद्यालय के फाउंडर, आज हमसे फाउंडर की बात आई, फाउंडर मीन्स क्या होंगी सर, संस्थापक। फाउंडर मीन्स क्या बने, संस्थापक, और संस्थापक होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन? तो भैया जी आप लिख देना, पंडित मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरजी मालवीय ने। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट, इन एनी बेसेंट जी का सहयोग था, एनी बेसेंट का सहयोग। ठीक है, मतलब कि एनी बेसेंट और इनका तो सहयोग था सर जी, इनका क्या था, सहयोग। चलो अब बात आती कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय के जो मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। अब विश्वविद्यालय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात है, इसमें किसकी भूमिका थी, मतलब प्रमुख भूमिका। ठीक है, ये भी पॉइंट आया सर जी, प्रमुख भूमिका, तो आप राइट कर दो सर, प्रमुख भूमिका ये किसकी, तो आप राइट करेंगे सर जी, एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा संचालित, एनी बेसेंट द्वारा संचालित तथा स्थापित, एनी बेसेंट द्वारा संचालित एवं स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहां है, वाराणसी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मूल में, ये पॉइंट आया सर जी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के
मूल में किस विद्यालय की मुख्य भूमिका थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और ये 1898 में स्थापित किया गया था भैया जी, किसके द्वारा? एनी बेसेंट जी के द्वारा। आ रही है बात समझ में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक दूसरी बात और होगी सर, दूसरी बात, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी 1916 में ही मिल गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया 1916 में। ठीक है, कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय? ये बना 1916 में। और एक और बात बताऊं मैं आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का पहला, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। मतलब कैसा? सेंट्रल। ये सेंट्रल का दर्जा जो इसे 1916 में ही मिल गया था। आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, कब? तो 1916 में ही। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1916 में दर्जा, और सर देश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में ये बना था। आगे बात समझ में? जी सर। अब एक और बात मैं बताऊं, हाँ जी, अब एक बात और, 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है। यहां पर कितने? तो सर 75, ये आप सभी को करना है, 75 छात्रावासों, मतलब हॉस्टल बोलेंगे ना, 75 छात्रावासों के साथ ऐसे कर दो, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, आवासीय विश्वविद्यालय है। ये भी पॉइंट आप सभी को करना है। तो भैया जी आप बताएंगे कितना? 75 जो छात्रावास मीन्स हॉस्टल के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। नाम होगा, मेरे साथी, नाम होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, नाम क्या होगा? तो आप करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आप करेंगे। ठीक है, चलो। और मुख्य परिसर के प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर है, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। आर्य बात समझ में? एक पॉइंट और यहां पर लिख देना, इस विश्वविद्यालय का चलो शिलान्यास, विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये भी तो क्वेश्चन आया, विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो आप लिखो भैया जी हॉर्डिंग। ठीक है, हॉर्डिंग, तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने। ये भी पॉइंट आप कर देना, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, हार्डिंग सेकंड ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया। और अब एक और विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन। अब एक और बात आती, सौबित कुमार जी, विश्वविद्यालय का सर मेरे भाई का रोका रिंग सेरेमनी और तिलक था, इसलिए मैंने क्लास नहीं ले पाई थी। बहुत बढ़िया, मत लो। चलो अब तुम बताओ, तुमने लिख दिया मैं क्लास ना ले पाई, तो किस पे क्या फर्क पड़ेगा? ना ले पाए और ले पाए, ठीक है, फर्क पड़ेगा तुम पर। आ रही है बात समझ में ना? आज का टाइम ये है कि भैया व्यक्ति मर जाता है, मार देते हैं, किसी पे कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी ना, फर्क पड़ेगा स्वयं पर। स्वयं देखो, आ रही है बात समझ में ना? तो अब तुमने इतने बड़ा, पहले तो क्लास ना ली, चलो, और कॉपी पेस्ट चल रही है मेरे भैया का रोका रिंग से। पहले तो तुमने लिखा भी बहुत देर में होगा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग तुम्हारी बहुत तकड़ी है, लिखने में तुम्हें 5-6 मिनट। उसके बाद फिर एक बार जो है आपने देखा होगा कि एक बार जो है देख लें। अब भैया अब नजर भी पड़ी,
तो मैंने इसलिए क्लास ना ली। तो कोई ऊन थोड़ी है किसी पे, कोई ऊना है मत लो, जीवन भर मत लो, इन्हें तो और खुशी है, एक सीट जो है दिक्कत में आ जाएगी। चलो जी, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की जो है, अब चलो विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन। एक और पॉइंट आप लिख देंगे सर, विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, मतलब औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय का का औपचारिक उद्घाटन। विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन ये कब होता है? विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन सर 13 दिसंबर 1921 को, 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा ये विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन भी हो गया। अब क्वेश्चन आता है सर जी, शिलान्यास हॉर्डिंग सेकंड ने 75 छात्रावासों के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय मतलब हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय भी होगा। और सर एक और बात, स्थापना 4 फरवरी 1916 फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जी के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1916 में ही मिल गया। और इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मुख्य अतिथि के तौर पर तो ये होर्डिंग वगैरह हुई गई, लेकिन महात्मा गांधी भी आए थे। और महात्मा गांधी ने इस विश्वविद्यालय के मतलब कि उद्घाटन हुआ, ये औपचारिक रूप से हुआ के दौरान ही पहला जन भाषण दिया था। कहां पर? वाराणसी में। ठीक है, तो आप बताएंगे विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप बता देना भैया जी। विश्वविद्यालय के ठीक है, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान ठीक है, वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण, जन माने क्या हो गए? जनता के सामने जन भाषण दिया था। ये आप सभी को नोट कर देना है। जब विश्वविद्यालय के शिलान्यास उद्घाटन बोल दूं तो भैया जी महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दे दिया, ठीक है ना। और कहां पर जन भाषण का मतलब? जनता के सामने। और जी जनता के सामने जब भाषण दिया, और वो कहां पर? तो वाराणसी में। ये एकदम राइट होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब चलते हैं आगे। एक और विश्वविद्यालय, सेकंड विश्वविद्यालय होगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब एक और यूनिवर्सिटी की बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब मुझे ये बता दो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां, तो आप राइट कर देना सर जी, ये आपका बनेगा प्रयागराज में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी बनी मेरे साथी प्रयागराज, एकदम करेक्ट क्वेश्चन। ये आप एकदम राइट करेंगे, प्रयागराज में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? प्रयागराज में। स्थापना की बात आती है, ये आप सभी को पता है। और इनकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह तो मैंने बहुत बार आप सभी को लिखा भी दिया होगा। स्थापना मीन्स हो गया सर इस्टेब्लिशमेंट। ये कब हो गया? तो सर 23 सितंबर 1887 को।
कै सितंबर की बात है? 23 सितंबर 23 सितंबर 1887 को, 1887 ईसवी को, एनो डोमिनो ईसवी को किसका, किसकी स्थापना? तो सर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो आप राइट कर देना सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। पूर्व के ऑक्सफोर्ड की बात आई तो आप राइट करेंगे सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप महारा तो एकदम राइट कर देना। सर विलियम म्यूर की देखरेख में इसकी स्थापना हो जाती 23 सितंबर 1887 को, यहीं लिख दो सर विलियम म्यूर, सर विलियम म्यूर की देखरेख में, म्यूर की देखरेख में, ठीक है। चलो जी, सर विलियम म्यूर की देखरेख में, ये पॉइंट आप, चलो भैया 23 सितंबर 1887 ईस्वी को सर विलियम म्यूर की देखरेख में इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। और यह बात समझ में। चलो अब दूसरी बात, सर जी इस विश्वविद्यालय जो भवन का डिजाइन किसने किया था? एक अंग्रेज वास्तुविद थे सर विलियम एमरसन ने। ये तो सर विलियम म्यूर है। और सर एक और बात है, विश्वविद्यालय भवन का जो, विश्वविद्यालय का जो भवन है, ठीक है, विश्वविद्यालय भवन का जो डिजाइन है, इस यूनिवर्सिटी को हम देखें तो विश्वविद्यालय भवन का डिजाइन, विश्वविद्यालय भवन का डिजाइन, ठीक है, डिजाइन मतलब एक डिजाइन प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद, डिजाइन प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद सर विलियम एमरसन ने तैयार किया था। विश्वविद्यालय भवन का डिजाइन प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद, और वास्तुविद का नाम था सर विलियम एमरसन ने, ठीक है जी, एमरसन ने, ठीक है, बनाया था या तैयार किया था, बनाया था। यही पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। ये आपका होगा सर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ये भी आप बताएंगे, कई बार क्वेश्चन आया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया था? 2005 में। कुछ तो बहुत देर से लिख रहे हैं सर जी, या तो लिख दो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, तो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लिखो सर 2005 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया? 2005। आगे बात समझ में। तो अब कई बार क्वेश्चन बनाना, अभी प्रीवियस ईयर में हम देखें यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि सर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया? 2005 में, ठीक है, कब? 2005 में। और विश्वविद्यालय का डिजाइन सर विलियम एमरसन और सर ये देख रेख में सर विलियम म्यूर की देख रेख में तैयार भी हो गया। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। स्थापना 23 सितंबर 1887 को। एक और बात बताऊं, हाँ सर एक बात और ये लिख देना, यहां लिख दो, ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, प्रदेश का पहला। और ये बात समझ में, प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय तो है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा 2005 में मिला।
ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ये भी क्वेश्चन बना कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय करेक्ट है सर जी। चलो अब दूसरी बात क्या है मेरे साथी, एक और विश्वविद्यालय होगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय की बात आई। अब अभी आपने यूपी पुलिस की परीक्षा दी होगी, आया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़। अब अलीगढ़ है तो ये भैया जी अलीगढ़ में ही होगी। पहली बात तो वो ताला नगरी जी ये अवस्थित हो गई आपकी अलीगढ़ में। जब अलीगढ़ दे रखा है तो अलीगढ़ में ही होगी, क्योंकि नाम ही 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब मैं बात करूं 1875 की बात थी। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ठीक है ना, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मॉमडन जी सर मतलब कि मॉमडन बोलेंगे, मोहम्मडन एंग्लो इंडियन, कौन सा होगा सर जी, एंग्लो का मतलब होता है विदेशी, एक देशी एक विदेशी। ओरिएंटल कॉलेज के ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज के रूप में ये हुई थी रूप में। लेकिन इसकी स्थापना तो हम बात करेंगे 1920 में सर, क्योंकि 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो अब देखो कॉलेज तो आएगा 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल एक जो कॉलेज बनाया था। अब इसे 1920 में यूनिवर्सिटी के रूप में चेंज कर दिया, मतलब 1920 में यूनिवर्सिटी। अब स्थापना 1920 ही बोलेंगे। और अलीगढ़ जो है इसकी पहली महिला वाइस चांसलर, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बनेगा तो आप बताएंगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय की, अब बताओ भैया विश्वविद्यालय की पहली महिला ये अभी बनी है, विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर। तो जल्दी बताओ भैया जी कौन सी बनी है वाइस चांसलर, जल्दी देखूंगा। वाइस चांसलर तो आप बताएंगे नईमा खातून, प्रोफेसर नईमा खातून। चलो जी एकदम राइट, एकदम करेक्ट, प्रोफेसर नईमा खातून ये बनी है नईमा खातून। पंकज यादव जी बहुत बढ़िया। अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रदेश में 6 हैं तो 6 में से एक 1920, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। अब इसी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, एक और आ जाओ, एक विश्वविद्यालय और आओ। चलो जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना, ठीक है, 1996 में। और सर ये पहले तो लखनऊ में स्थित और 1996 में इसकी स्थापना हो गई।
1996 में इसकी स्थापना हो गई। चलो जी, ये भी आप पॉइंट कर देना। और रह गई लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राजीव गांधी, इन्हें करा दूंगा कल, तो इन्हें एकदम शानदार तरीके से आप करना, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट कक्षा भी होगी और इसे करेंगे एकदम राइट तरीके। 10 जनवरी 1996, बहुत बढ़िया। चलो तो सभी मेरे साथी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, और इन कक्षाओं को करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।